कि सीटेट का जो बैच हमारा प्रीवियस ईयर चला 2022 में, जो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमने 95% से अबव रिज़ल्ट दिया है। वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, बल्कि उसके पीछे एक लंबी वजह रही है, एक स्ट्रेटजी रही है। और अब मुझे लग रहा है कि अब कुछ और नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। कई बच्चे किताबों के नाम पर जाते हैं, कई बच्चे राइटर्स के नाम पर जाते हैं, कई बच्चे किसी बड़े यूट्यूबर्स के नाम पर चले जाते हैं। कुल मिला के मैं एक बात आपको बता दूं कि आप चाहे जिस भी अंदाज से अपनी तैयारी करें, एक माइंडसेट रखना होगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन एनीवेज आपकी सेल्फ स्टडी के बिना पर ही होगी, नहीं तो आप एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकते। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर एक तरह से एक अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, एक अच्छा रिज़ल्ट रहा, सब कुछ रहा। और कई ऐसे बच्चे भी रहे जो हमारे बैच में शामिल नहीं थे, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं ऑनलाइन मेथड के ज़रिए से जुड़े। कई एक बार जुड़े, रेगुलर बेसिस पे नहीं जुड़े, लेकिन कई बार जुड़े। कई ऐसे बच्चे भी रहे जो एक कंसल्ट में आने की वजह से भी रिज़ल्ट दे पाए और अच्छा रिज़ल्ट दे पाए। तो ये मेरा भी सौभाग्य रहा, मेरे इंस्टीट्यूट सिटी क्लासेस का भी सौभाग्य रहा। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सिटी क्लासेस का सौभाग्य रहा या मेरा सौभाग्य रहा ऐसा नहीं, बल्कि मेहनत भी उसमें बराबर रही, बच्चों की मेहनत भी रही, हमारी मेहनत भी रही। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी बहुत ही इस वीडियो को बनाने के पहले इस वीडियो के पीछे का जो रीज़न है बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें कहीं कोई डाउट्स नहीं है। आपको जैसा कि पता है कि सीटेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 है, दोनों में 3 चीज़ कॉमन है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए। जैसे कि जो बच्चा भी लैंग्वेज 1, चाहे वो उर्दू चुनता हो, चाहे वो हिंदी चुनता हो, लैंग्वेज 2 में अदर जो भी लैंग्वेज चुनता हो, या इंग्लिश चुनता हो, मैथिली चुनता हो, व्हाटएवर, तो हर बच्चे का जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो 60 नंबर का होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो CDP का पार्ट है ना, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो जो पूछता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के 90 नंबर तो अगर कोई बच्चा सही ढंग से लैंग्वेजेस को पढ़ा है उसने और CDP को पढ़ा है, तो वो इजीली अचीव कर सकता है मेहनत करने के बाद। अब आ जाते हैं बाकी पेपर 1 और पेपर 2 में जो अंतर दिखता है, वो बेसिकली अंतर क्या है कि पेपर 1 में मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंटल साइंस है, जो कि 30 और 30 नंबर के होते हैं। तो यहाँ बच्चा पेपर 1 में फोकस कर लेता है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जो यहाँ पे उसने पढ़ा है वो उसको पेपर 2 में काम नहीं आता है ना। वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है वहाँ पे। जैसे 60 है तो वो 60 मार्क्स का होगा, या फिर अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है तो वो भी 60 मार्क्स का होगा। ये पेडागोजी पेपर है। अब सवाल ये कि इतना तो सभी को पता ही है, ये हमने पिछली बार भी देखा और उसके पहले का सिलेबस भी ऐसा ही था। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये करने जा रहे हैं कि इस बार हम आपसे दावा कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो सिर्फ इसलिए नहीं दावा कर रहे हैं कि बस मन में आया और कह दिया, बल्कि एक स्ट्रेटजी जो लगातार हमने बना करके देखी और उसका जो रिस्पॉन्ड हमारे सामने आया, और जो बच्चों के एग्जाम्स के बाद जो उनके फीडबैक्स हमारे सामने आए, जब हमने उनको रिजल्ट्स आने के बाद उनको एक तरह से कह सकते हैं आपके हमने अवार्ड से सम्मानित किया अपने कोचिंग पर बुला करके, तो उस टाइम जो उनके अंदर की चीज़ों को जानने का मौका मिला, उसमें उन्होंने यही बात स्पष्ट किया, साफ तौर पे वाज़ेह किया कि जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी वो उनके लिए बहुत कारआमद रही। जैसे मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं कि उस स्ट्रेटजी में मैंने उनको कहा कि लैंग्वेज पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। बिकॉज क्या होगा कि 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स का मतलब है कि 50% ऑफ द लैंग्वेज पार्ट है ना, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 या लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जिसकी बात की, दोनों ही में। इसमें क्या होता है कि वो CDP का पार्ट होता है, जिसमें चौमस्की से लोग चौमस्की से पूछता है, जिन प्याजे से पूछ लेता है ना, वाइगोस्की से पूछ लेता है, ऐसे सवाल होते हैं। या कई एक बार सवाल इनसे अलग भी होते हैं, जिसमें हम अगर कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कुछ एक एग्जांपल देकर बताया जाए कि कोहलर ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया है ना कबूतर के साथ, या फिर इसी तरीके से थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट ले लो बिल्ली के साथ, या चूहों का एक्सपेरिमेंट फिर कोहलर के साथ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना,
इससे उसने क्या बताया, तो लर्निंग बाय डूइंग मतलब नकल करके जो सीखना होता है ना, उसकी बात वहाँ पे की जा रही है कि कैसे जानवर किसी का नकल करके सीखते हैं। ये बच्चों में भी यही कैपेसिटी होती है डेवलपमेंट सीखने की, चाहे वो अर्जित ज्ञान का हिस्सा हो चाहे वो अर्जित ज्ञान का हिस्सा ना हो, वो एक अलग सी बात है। वो हम इसके बारे में डिटेल से जब क्लासेस होगी तो वहाँ बात कर लेंगे। एक तरह का अर्जित ज्ञान होता है जो बच्चा दुनिया में अपने से कुछ काम को करके सीखता है, और जो ये नॉलेज है ये आप अपनी मेहनत से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और एक आईक्यू होता है जो उसको मिला हुआ है, वो फिक्स होता है। लेकिन कई बच्चे वहाँ भी कंफ्यूजन है कि नहीं आईक्यू बढ़ जाता है, आईक्यू चेंज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आईक्यू के लिए एग्जैक्टली क्या है कि सेम एज ग्रुप के बच्चों में ही आईक्यू मेजर किया जाता है, और जैसे ही एक बच्चा अपने आप को ये मेजर कर रहा है कि वो 10 साल का था तो उसका ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ के बारे में ये था, 12 साल का हुआ तो उसका जो ये सोच है वो बदल गया है। तो 12 साल के होने पे बदला है ना, तो 10 साल वाले बच्चे से 12 साल वाले को कैसे कंपेयर कर रहे हो भाई, नहीं हो सकता है। इसीलिए आईक्यू क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। पहली बात तो ये जानिए, बाकी बातें हम क्लास में करेंगे इसका डिटेल से। जो फॉर्मूला है ना, मेंटल एज और क्रोनिकल एज को लेकर के, और परसेंटेज में 100 डाल करके उसको क्यों निकाला जाता है, मल्टीप्लाई 100 से क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ हम जानेंगे वहाँ। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं मेंटल एज को जानने के लिए, क्रोनिकल एज तो खैर सबके बारे में सब रियल एज सब जाने, लेकिन अगर मेंटल एज को जानने की बात हो कि कौन बच्चा कितना एज वाला है, तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे दिया नहीं है, बल्कि उसके लिए एक पैटर्न है, सेट ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस का, कि एक किस तरह के बच्चे को पिक्टोग्राफ के जरिए सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के बच्चों को कैलकुलेटिव सवाल होगा, किस तरह के बच्चों में कैलकुलेटिव सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, किस तरह के बच्चों में कैलकुलेटिव जो होगा वो ईजीएस्ट वे में होगा, लैंग्वेज बेस्ड होगा, ये सारी चीज़ें वारी करेंगे, है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चंस का सेट ऑफ क्वेश्चंस निकाला जाता है, टोटल मार्किंग सेम होती है। इसके बाद हम जाकर उसमें हम आईक्यू के ज़रिए से उसकी जो मेंटल एज है वो निकाल पाते हैं कि वो बच्चा कितना मेंटली एबल है ना, ये हम जान पाते हैं। उसकी अक्षमता या उसकी सक्षमता किसी चीज़ को कर पाने की कितनी है, वो हम वहाँ से ज्ञात कर पाते हैं। तो ये सारी बातें हम क्लास में करेंगे। अभी जो मेन फोकस इस वीडियो को बनाने का है, इस पर मैं आपको टारगेट करना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें चरण की बहाली को लेकर यही था कि 6ठे चरण की बहाली के बाद जो बहाली बच गई थी, उस बहाली को 7वें चरण में पूरा करना था, 7वें फेज में पूरा करना था। और उसके लिए सीटेट या स्टेट या BTET ये सब या कोई जो है ना वो टेट पास करना जरूरी था। अभी सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को जो नया नियमावली प्रस्तुत किया है, नई नियमावली जो प्रस्तुत किया है, उसमें एक नई चीज़ को जोड़ दिया गया। BPSC के आयोग के द्वारा जो वो एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है उसको जोड़ दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या कुछ है और वो कितना अलग है, मतलब कि सीटेट के सिलेबस से वो कितना अलग है, तो हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, उसमें जो भाषा है वो एक नहीं है, वो भाषा 2 नहीं है, भाषा 3 कर दी गई। 3 भाषा से सवाल हो गए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। अब 3 भाषा से सवाल है, तो सीटेट में क्या है भाई कि सीटेट में 2 ही भाषा से सवाल है, यहाँ पे 3 भाषा से सवाल है। तब भी आप कहेंगे चलो भाषा बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ा, 2 तो कॉमन है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि 2 भाषा से 60 नंबर के सवाल थे। यहाँ आयोग कह रहा है कि 3 भाषा से मिलाकर तो 40 नंबर के ही सवाल करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों को एक तरह से लॉस सहना पड़ेगा सुपर टेट के एग्जाम में। सीटेट के एग्जाम की तुलना में अगर हम देखें तो वो लैंग्वेज को लेकर के बच्चों को घाटा होने वाला है, परेशानी होने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि अब ऐसा तो नहीं कि सीटेट नहीं पास करें, वो उसके लिए लैंग्वेज को ठीक से नहीं ध्यान दें। लैंग्वेज तो उनको ध्यान दे करके पढ़ना ही है, क्योंकि सीटेट वो जब तक पास नहीं करेंगे सुपर टेट वो पढ़ ही नहीं सकते ना, तो उनको तो वो पढ़ना ही है, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ना। तो अब क्या होगा कि एक लैंग्वेज जो उनका बच जा रहा है उसको फोकस उनको अलग से करना होगा, या साथ में लेके चले डिसीजन वो लेके चलेंगे 40 मार्क्स। हम जो तैयारी कराएंगे इस बार, तो हम ये कोशिश करेंगे कि तीनों लैंग्वेजेस को लेकर के चले। अब सवाल यहाँ भी वेरी करेगा, हम इसमें हिंदी, इंग्लिश और एक जो सब्जेक्ट जैसे संस्कृत है और कहीं उर्दू होगा, तो ये वेरी करेगा सेंस, है ना। तो लैंग्वेज में हम हिंदी, इंग्लिश को लेके चलने का पूरा प्रयास करेंगे और उर्दू को लेकर चलने का प्रयास करें, बिकॉज उनको जो सीटेट में पूछा जाएगा वो भी तो देखना है ना। दूसरा क्या है जो बड़ी दुविधा यहाँ पे देखने को मिलेगी, विज्ञान 10 नंबर का पूछा ही जाएगा। सुपर टेट के अंदर 10 नंबर का विज्ञान है सबसे, चाहे वो
कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हो, बीए का स्टूडेंट रहा हो, एसएसटी सब्जेक्ट उसका रहा हो, पेडागोजी में, डजंट मैटर एट ऑल, बट मस्ट हैव टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ मार्क्स 10 इन साइंस। 10 नंबर का सवाल पूछा ही जाएगा। एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन विद 20 मार्क्स फ्रॉम दी मैथमेटिक्स, यानी गणित के पार्ट से, गणित से अगर देखें हम तो 20 नंबर का सवाल वहाँ से भी आएगा, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट क्यों ना हो। तो सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं और आगे पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान। ये 10 नंबर का है, तो पेपर 1 जिसने अच्छा किया हुआ है और पेपर 2 में जिसका अच्छा एसएसटी का स्टूडेंट है जो भी है, तो 10 नंबर का ये बिना पढ़े भी वो निकाल सकता है। अगर थोड़ा सा सटीक और सहनशीलता के साथ पढ़ने वाला बच्चा रहा होगा तो वो पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान 10 नंबर का वो निकाल सकता है। लेकिन साइंस वाले को फिर ये अलग से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सीटेट में तो नहीं पढ़ना था उनको, लेकिन सुपर टेट के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के लिए 10 नंबर लाने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण पद्धति को भी 10 नंबर का पूछा जा रहा है इसमें। तो शिक्षण पद्धति जो पूछा जा रहा है वो ठीक है, वो तो बच्चे ने जिस तरीके से बीएड और डीएलएड की क्लासेस करी है और जिस तरीके से उस सारी चीज़ों को देखा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर जागरूक बच्चा होगा तो शिक्षण पद्धति का जो 10 नंबर का सवाल है इससे वो गेन कर लेगा। लेकिन हाँ, एक सवाल यहाँ उठता है कि चूंकि ये बीपीएससी ले रही है या आयोग ले रहा है, वो सवाल नहीं है। लेकिन आयोग जो सवाल पूछेगा, किससे पूछेगा? तो टीचर से पूछेगा। जो अपॉइंटमेंट होना है वो किसका होगा? अपॉइंटमेंट टीचर का होना है। तो टीचर से कम शिक्षण पद्धति पर आधारित सवाल ज्यादा पूछने चाहिए थे, न कि 10 नंबर का सिर्फ सवाल होना चाहिए। मेरे समझ से 30 मार्क्स का तो कम से कम ये होना ही चाहिए था। शिक्षण पद्धति वाला जो पार्ट है वो यहाँ 10 नंबर का दिया जा रहा है, जो बच्चों का लॉस है, इसको समझ के चलिए। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बाल मनोविज्ञान जिसके बाद हम कर रहे हैं, सीडीपी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ 30 नंबर का होता है डायरेक्ट सीडीपी के अंदर, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मिला करके 50-50%, तो फिर वहाँ भी 30 नंबर का हो जाता है। मतलब कुल मिला के चाहे तो पेपर 1 हो सीटेट का या पेपर 2 हो, दोनों में 60 नंबर का सिर्फ अकेला सीडीपी से ही सवाल आता है। ठीक है ना? तो अब जो ये 60 नंबर का सवाल आता था वो बाल मनोविज्ञान यहाँ सिर्फ 10 नंबर का है। तो इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर काफी निराशा देखने को मिलेगी, क्योंकि सवाल ही 10 नंबर का सुपर टेट में पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान से। तो ये एक खेद प्रकट करने वाली न्यूज कह सकते हैं। इस तरह के शिक्षण पद्धति भी 10 मार्क्स से पूछा जाएगा, जो ज्यादा होना चाहिए था। बाल मनोविज्ञान भी जो पूछा जाएगा वो 10 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। और एक और डिफिकल्ट सिचुएशन जो देखने को मिलेगी, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो अब इसके चक्कर में क्या होगा कि जो बीपीएससी का जो मेन कोर हार्ड सिलेबस जो आपको मिलता है वो करंट अफेयर्स को लेकर के ही मिलता है, वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एडमिन से कि ये काफ़ी भयावह कर दिया एक तरह से। और तार्किक ज्ञान से 5 नंबर का पूछेगा तो रीजननेस बना पर कारण बताना है, और वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इश्यू वो नहीं रहेगा, लेकिन वो तो बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू क्या है इसके बाद है वो देखने वाली बात है। रीजनिंग 10 नंबर का है, जो प्योर रीजनिंग ही होगा। ये भी नहीं क्लियर क्या है, वर्बल होगा नॉन वर्बल होगा, बट रीजनिंग है और 10 मार्क्स का है। तो आपको रीजनिंग को ठीक से देखना पड़ेगा। और जो सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं आईसीटी इन एजुकेशन में आईसीटी की जो रोल है, जो भूमिका है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वो जो रीजनिंग है वो आप सूचना प्रौद्योगिकी वो 5 नंबर का है। हालांकि ये जो 5 नंबर का है आईसीटी, ये ज़्यादा का होना चाहिए था। इसको 15 का कर देता, 20 का कर देता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर को कंप्यूटर से अवेयरनेस से जागरूकता होना ही चाहिए आज के डेट में जो भी काम होता है उस संदर्भ में। तो ये चीज़ को मिला के यहाँ देखने को नहीं मिले। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि तो ये चीज़ क्या हो गया, ये सही नहीं हुआ। ये चीज़ क्या हुआ, सही नहीं हुआ, इसको देखना चाहिए था। इसके अलावा मैं बात करूँ श्री अतुल जी का जो बयान आया है, जो हमारा प्रश्न और हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज करना, क्योंकि हम तभी तो उनकी गहराई को हम लोग भांप सकेंगे, उनके मेरिट को हम भांप सकेंगे। तो ये उम्मीद करना है कि हम प्रश्न जो पूछेंगे वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देंगे तब तो सभी आंसर दे देंगे। तो अब बात ये उठती है कि अगर हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको अपना डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उनको डेप्थ में जा कर के पढ़ना पड़ेगा। सतही ज्ञान से कभी नहीं चल सकता। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दरोगा भी दे देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, बीपीएससी भी दे देते हैं, हर एग्ज़ाम देते हैं और फिर सवाल खड़े करते हैं।
नहीं, वो स्वाभाविक है कि वो अपने अपने विकल्पों को, अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, कहीं और होगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। सिलेबस तो हर किसी का अलग होता है। होता ही है, होना ही है, स्टैंडर्ड भी अलग होगा। लेकिन अगर आपको, अगर बीपीएससी की, अगर जैसे कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा या फॉर दैट मैटर कोई भी टेक्निकल परीक्षा को भी अगर आपको करना है तो आपको उसके डेप्थ में जाके करना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर कट आंसर अगर देना अगर होगा तो अगर आप आसानी से दे सकते हैं तो और भी लोग दे देंगे, तो जब और भी लोग दे देंगे तो फिर आपका कैसे होगा, और लोगों का भी हो जाएगा। इसलिए समझने वाली बात है कि क्वेश्चन हमेशा डिफ़िकल्ट ही आना चाहिए और लोगों का प्रिपरेशन जो है इन डेप्थ होना चाहिए। सतही ज्ञान से फ़ायदा नहीं होगा। सर, पारदर्शिता की बात कही जा रही है, तो क्या ये भी एग्ज़ाम ऑनलाइन आप लोग फिर बाद में लीजिएगा, कभी होने की संभावना है? देखिए, भविष्य में तो बहुत कुछ हो सकता है। निकट भविष्य में मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग अभी ऑनलाइन करेंगे, लेकिन भविष्य तो परिवर्तन की बात ही है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारे चीज़ें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एआई टूल से भी इवैल्यूएशन की बात हो सकती है भविष्य में। होना है, भविष्य में तो चेंज होना ही है, कभी ना कभी ये ऑनलाइन भी आ ही जाएगा यहाँ। निकट भविष्य में मैं अभी इसको फोर्सी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उसमें जो कठिनाई है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में जो चीज़ हो रहा है वो किसी को दिखता नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि पर्दे के सामने जो चीज़ हो रहा है वो आप सबके नज़र में है, सब लोग उसको ठीक कर सकता है। पर्दे के पीछे जो चीज़ हो रहा है वो पता नहीं चलता है। और कंप्यूटर के अंदर में क्या सॉफ्टवेयर है और किस तरह से उसको हैक किया गया है, चाहे सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर से, ये पता करना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोगों ने एक पेपर में देखा भी होगा, किसी परीक्षा में किसी पेपर में निकला भी था कि कैसे हार्डवेयर को हैक करके, मैनिपुलेट करके वो किया गया था। तो जब तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इस तरह की परीक्षा को हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि ऐसा हम कर ही देंगे, ये अभी थोड़ा हमारे लिए प्रीमैच्योर है। सर, तो आदमी भरोसा किस पे करे? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में तो वही हो रहा है, ऑफलाइन में भी तो लीक हो जा रहा है। देखिए, भरोसा तो आपको इंसान पर ही करना है, क्योंकि जो इंसान जो उसको कर रहा है वही है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही हालत में जो इंसान जिसको कर रहा है वही महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ ऑनलाइन परीक्षाओं में भी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, जो उसको संचालित करने वाले लोग हैं उनमें प्रॉब्लम है, उसी तरह से ऑफलाइन में भी वही बात है। तो अगर हम अपने ऑनलाइन परीक्षा में या ऑफलाइन परीक्षा में अगर ख़राब लोग रहेंगे सम्मिलित, तो स्वाभाविक है कि ख़राब ही होगा रिज़ल्ट। लेकिन अगर अच्छे लोग रहेंगे तो स्वाभाविक है कि ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए रिजल्ट्स आएंगे। आयोग के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनसे जो सवाल पूछा गया कि बीपीएससी के अंदर जो सवाल टीचर वाला होने वाला है, वो जो एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें वो क्या देखते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उसका लेवल क्या होने वाला है, ये पूछा गया। तो मैं आपको दिखा दूँ कि अतुल जी का जो बयान है मैं वही सुना दूँ अगर आपको, ठीक है? तो मैं सुना सकता हूँ, अभी मेरे सामने अब देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं वेतन को लेकर के, कि अच्छी खासी वेतन हो जाएगी, सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। करीब आप कह सकते हैं कि 46,260 रुपये से तो सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है ना? 47,720 रुपये से 12th वालों की सैलरी स्टार्ट होगी। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि तक जाने के पहले बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिससे बच्चों को दो चार होने की ज़रूरत है। उसको बच्चों को जानना पड़ेगा कि वो गलतियाँ क्या है, वो चीज़ें अगर वो नहीं जानेंगे तो वो गलती वो करेंगे। इसलिए इसको जानना भी मेरे समझ से बहुत ज़रूरी है और जानना चाहिए, इन चीज़ों को जानना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं बता दूं कि बिहार जो बीपीएससी जो इस एग्ज़ाम को आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसमें अतुल प्रसाद जी का जो बयान आया है उसमें उनके आधार पर एक आकलन है, जो कुछ लोगों का सर्वे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये कट ऑफ जो होगा 2023 का सुपर टेट को लेकर के, बिहार सुपर टेट को लेकर के, वो करीब 67 और 70% के बीच जाना चाहिए। तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी गुड क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अच्छा भी है, बड़ा भी है, बिकॉज क्या होता है कि जो निर्धारित बात कही गई थी उससे हट करके सरकार यहाँ बात कर रही है, जो कि कम से कम सरकार को नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए, सरकार तो सरकार ही है,
वो जो कर रही है वो सबको लिखना है। उसके अलावा मैं बात करूँ अगर सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस जो भी है इसका क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा तो वो भी गलत है। तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए क्या करना है, पिछली बार की तरह से कुछ माइंड सेट करना होगा, ठीक है। अगर अतुल प्रसाद जी का मैं आपको बयान सुना दूँ, आप सुनिए बयान क्या कह रहे हो, मैं सुना ही दे रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं सामने सुन सकते हैं आप ये बयान। हमारा काम ही है कंफ्यूज करना। कह रहे हैं हमारा काम ही है उनको कंफ्यूज करना, गहराई को हम लोग भाप सकेंगे, उनके मेरिट को भाप सकेंगे। ताकि उनकी मेहनत को ये भाव करना है कि हम प्रश्न पूछेंगे, वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछेंगे, तब तो सभी आंसर दे देंगे। तो अब बात ये उठती है कि अगर हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको अपना डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो सच्ची ज्ञान से काम नहीं चलेगा। बिहार यूपीएससी आयोग जो वो काफ़ी डेप्थ में सवाल पूछने वाले हैं। स्वाभाविक है कि वो अपने अपने विकल्पों को, अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, कहीं और होगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। होता ही है, स्टैंडर्ड भी अलग होगा। लेकिन अगर आपको यूपीएससी की अगर जैसे कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा या दैट मैटर कोई भी टेक्निकल परीक्षा को भी अगर आपको करना है तो आपको उसके डेप्थ में जाके करना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम ये अतुल प्रसाद जी का बयान है कि जब तक हम बीपीएससी के टीचर का जो एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, सुपर टेट एग्ज़ाम जो कहलाएगा, वो जब तक टीचर को कंफ्यूज नहीं किया क्वेश्चन से, तो पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा टीचर है, कौन सा खराब टीचर है। तो एग्ज़ाम तो ऐसा होगा कि उसमें सारी चीज़ें होंगी और उसमें डेप्थ पर नापा जाएगा। सत्य ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। गो इनसाइड डेप्थ एंड हैव टू स्टडी अगेन बार बार स्टडी करना है। तो वो एक दिया गया है, तरीका बताया गया, उसके लिए ये कह सकते हैं उसके। और अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा मैं बात करूँ, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम, मैं बता दूँ कि सीटेट 2023 और सुपर टेट 2023 दोनों की एग्ज़ाम्स की तैयारी मैं एक साथ एक ही जगह पर कराने वाला हूँ। जो बच्चे भी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, आई एम जस्ट इन्वाइटिंग ऑल ऑफ देम दैट प्लीज़ कम हियर एंड ज्वाइन सून। वो जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। इतनी मैं बातें कहना चाहूँगा इसके। और इस में क्या कहूँ, अब बाकी जो बातें होंगी वो क्लासेस में होंगी। आपको जैसा कि पता है मेरा 2 ब्रांच है, एक है जीवाजी घाट चौक, वहाँ भी अच्छे खासे बच्चों का स्ट्रेंथ है, और एक दूसरा बैच यहाँ पे दिखी। तो आप लोग अलर्ट हो जाए, बी अलर्ट और स्टडी करें, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक स्टडी करें बस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।